हेलो बच्चों, अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर के 4th लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, लंग तक कर लिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में हमें ये देखना है कि ये जो पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें होता क्या क्या है। सबसे पहला काम होता है ब्रीथिंग, जिसमें हवा बाहर से हमारे लंग में आती है और लंग से बाहर जाती है। जो दूसरा स्टेप होता है उसमें होता है लंग से हवा डिफ्यूज होकर, एक्सचेंज होकर ब्लड के साथ, और ब्लड से लंग में, मतलब O2 जाएगा ब्लड में, CO2 आएगा लंग में। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग और ब्लड के बीच में एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट होगा हमारा, अब जब एक्सचेंज हो गया तो ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा टिश्यू तक, और टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होके आएगा। ये होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस या गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गया। बट जब ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू तक गया तो वहाँ भी तो एक्सचेंज होगा ना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब जब टिश्यू में चला जाएगा तो फाइनल स्टेप होगा इसका यूज, ऑक्सीजन का यूज, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, कैटाबोलिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सारी चीज़ें होती है। बेटा ध्यान देना इस बात को। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर इसको हम ढंग से क्लासीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हो जाएगा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, ये हो जाएगा हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसे आप लिख सकते हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा आपके बुक में यही दिया है, एनसीईआरटी में और हर जगह। बट एग्जामिनर ने एक बार पीएमटी में सवाल पूछ लेना एक्सटर्नल में क्या है, इंटरनल में क्या है, तो आप ध्यान देना ये दो स्टेप कैसे हो जाएंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, और ये हमारा तो सेलुलर है ही है, सेलुलर ये है ही है। तो अब बेटा हम लोग इनमें सारा का सारा स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ब्रीथिंग। चलो सब कुछ यहाँ से मिटाते हैं, रब करते हैं, फिर ब्रीथिंग की शुरुआत करते हैं। बेटा ध्यान देना, ब्रीथिंग को अगर हम डिफाइन करें, अभी मैंने आपको क्या बोला, ब्रीथिंग क्या करते हैं, हवा एनवायरनमेंट से फेफड़े में ले जाते हैं और फेफड़े से बाहर लाते हैं। मतलब एनवायरनमेंट से हवा कहाँ जाएगी, हमारे फेफड़े में, और फेफड़े से बाहर आएगी। तो मतलब ब्रीथिंग में दो काम हो रहा है। पहला कि एनवायरनमेंट की हवा फेफड़े में जा रही है, दूसरा फेफड़े की हवा बाहर आ रही है, एनवायरनमेंट में आ रही है। तो इसका मतलब ये जो ब्रीथिंग है, इसमें दो चीज़ है। एक मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू लंग, एंड सेकंड इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग टू आउटसाइड। तो बेटा जो फर्स्ट प्रोसेस है उसे हम कहते हैं हवा का अंदर आना, इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन, या इसे बोलेंगे इनहेलेशन। क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। दूसरा है एक्सपिरेशन, या इसे क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन।
इनहेल करना, एक्सहेल करना। ठीक बेटे, 2 स्टेप हो गए। बेटा ध्यान देना, ये 2 स्टेप तो हम पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन इसमें हवा अंदर जाती है, एक्सप्रेशन इसमें हवा बाहर आती है। उसके पहले हम कुछ बात कर लेते हैं ब्रीथिंग के बारे में, फिर हम इन एक एक स्टेप की बात करेंगे। बेटा ध्यान देना, आपको कहा गया है कि ब्रीथिंग क्या है, हवा का अंदर लेना, हवा का बाहर छोड़ना। बेटा ध्यान देना, एक बार हम हवा अंदर लें, बाहर छोड़ें, इट इज़ 1 ब्रीथ। मतलब एक ब्रीथ में क्या होगा, एक ब्रीथ में 1 इंस्पिरेशन और 1 एक्सपिरेशन। एक एक्सपिरेशन एक इंस्पिरेशन मिल क्या बनाते हैं, 1 ब्रीथ बनाते हैं। और बेटा ये ब्रीथिंग रेट जो हमारी होती है 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, ये होती है हमारी ब्रीथिंग रेट। 12 से 16 ब्रीथ हमारा एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन करता है पर मिनट, अर्थात 5 सेकंड में 1 ब्रीथ होती है। चलो वो सवाल किसी में बताएंगे, बट बेटा हमारे नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की जिसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, तो आप क्या कितना ब्रीथिंग रेट होता है, 12 से 16। और ये एनसीईआरटी की आपकी लाइन है, याद रखना है बेटा। ये नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, और नॉर्मल ब्रीथिंग रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीथ को हम लोग बोलते हैं यूपीनिया। क्या बोलते हैं, यूपीनिया, EUPENIA, यूपीनिया। बेटा अब यहाँ से मैं सवाल बनाना शुरू कर रहा हूँ। यूपीनिया हो गया बेटा। अब पहला पॉइंट, अगर ब्रीथिंग रेट राइज कर जाए, इंक्रीज्ड या राइज ब्रीथिंग रेट, अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ जाए, राइज कर जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, बढ़ा हुआ, ज़्यादा। इसे क्या बोलेंगे, हाइपरपीनिया। क्या बोलेंगे, हाइपरपीनिया, या बोलेंगे टैकी, TACHY पीनिया। बेटा टैकी आपको हार्ट वाले में भी मिलेगा, जैसे हार्ट बीट बढ़े, टैकी कार्डिया। क्या हो गया, हाइपरपीनिया या टैकीपीनिया। ठीक। और बेटा अगर ये घट जाए, लोअरिंग ऑफ ब्रीथिंग रेट घट जाए तो क्या बोलेंगे, कम हो गया, हाइपो। क्या बोलेंगे, हाइपोपीनिया, ब्रेडीपीनिया बोल देंगे, हाइपोपीनिया। अगर बेटा अब्सेंट, नो ब्रीथ, कभी कभी सांस रुक जाती है, 10-20 सेकंड 1 मिनट तक सांस ही ना है, तो उसे नो ब्रीथ, उसे क्या बोलेंगे, एपीनिया। क्या बोलेंगे, एपीनिया। और बेटा कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, पेनफुल ब्रीथिंग, पेनफुल ब्रीथिंग अर्थात सांस लेने में दर्द हो, इसे क्या बोलते हैं, डिस्पीनिया। क्या बोलते हैं, डिस्पीनिया। इसे क्या बोलते हैं, डिस्पीनिया। बेटा ध्यान देना, ये 5 टर्म बन गए आपको जो ब्रीथिंग रेट से रिलेटेड है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, यूपीनिया, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, हाइपरपीनिया, लोअरिंग, हाइपोपीनिया, नो ब्रीथिंग, एब्सेंट ऑफ ब्रीथ, एपीनिया, पेनफुल ब्रीथिंग, क्या हो जाएगा, डिस्पीनिया। ये हो गया, ये तो कंडीशन हो गई। इस पे जो पीएमटी के सवाल आपके बनेंगे। अब हम देखते हैं ब्रीथिंग के जो 2 पार्ट हैं, स्टेप हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये कैसे होते हैं। बेटा ध्यान देना, कैसे होते हैं। बेटा ध्यान दो, हम ब्रीथिंग को 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो ब्रीथिंग का पहला स्टेप है हवा का अंदर आना, दूसरा बाहर जाना। तो यहां पर सबसे पहली चीज हम लिख लेते हैं इंस्पिरेशन। दूसरा लिख लेते हैं
एक्सपिरेशन। हो गया। अब हम दोनों इसलिए लिखें, दोनों में डिफरेंस और सवाल बताते चलेंगे। बेटा ध्यान देना, इंस्पिरेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउट टू लंग, आउटसाइड टू लंग। हो गया। अब सवाल यह है कि इंस्पिरेशन होगा कैसे? बेटा इंस्पिरेशन होगा कैसे, ध्यान देना है। बेटा ये आपको पता है, और इसे नहीं पता है तो जान लीजिए, कोई भी एनर्जी हो, किसी फॉर्म में हो, वो हमेशा अपने हायर से लोअर की ओर मूव करती है। चाहे टेम्परेचर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल हो, चाहे हवा का दबाव हो, जिधर ज़्यादा होगा उधर से कम की ओर मूव करेगा। तो बेटा होता क्या है कि अब हम जैसे मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, मुझे हवा अंदर लेना है, तो मैं क्या करूँगा? बेटा ध्यान देना, बाहर आपके सराउंडिंग जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है कितना हो रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये दो चैम्बर है, दोनों का प्रेशर बराबर हो तो हवा मूव नहीं करेगी। एक का कम कर दो, प्रेशर कम कर दो, हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव कर जाएगी। उसी तरह बेटा ये हमारा थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है जहाँ लंग्स है। हम क्या करेंगे? हवा को अंदर लेना है तो यहाँ का प्रेशर कम करेंगे जिससे बाहर की हवा फोर्सफुली अंदर आ जाए, और अगर हमें हवा बाहर निकालना है तो यहाँ का प्रेशर बढ़ाएंगे जिससे यहाँ की हवा बाहर चली जाए, जिससे यहाँ की हवा बाहर चली जाए। ध्यान देना इस बात को। हमें क्या करना है? इंस्पिरेशन, हवा को अंदर लेना है। तो सबसे पहले हम होगा क्या हमारी बॉडी? सबसे पहले जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो डायफ्राम डोम शेप है ये फ्लैट होता है, ऐसे होगा। तो बेटा ये एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। हो गया। इसके बाद बेटा यहाँ जो हमारी रिब्स होती है, यहाँ मसल होती है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में ये चीज़ एलिवेट करेगी, हमारा ये वाला पोर्शन चौड़ा हो जाएगा, डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब बेटा क्या हुआ? इधर भी वॉल्यूम बढ़ा, इधर भी वॉल्यूम बढ़ा, और आपकी साइंस क्या कहती है? जब जिस बर्तन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं उसका प्रेशर कम हो जाता है। बेटा यहाँ पर जैसे हमने थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ाया, पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। पल्मोनरी प्रेशर कम होने से बाहर की हवा फोर्सफुली अंदर चली गई, फोर्सफुली अंदर चली गई। बेटा ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होगा कि हवा बाहर से भीतर जाएगी। इसमें होगा क्या? सबसे पहले क्या होता है? ध्यान देना बेटा, मैंने बोला सबसे पहले, और पीएमटी में यही सवाल पूछा जाता है, इंस्पिरेशन के दौरान सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम। और बेटा यहां पे ध्यान देना, यहां पे बेटा यहां ध्यान देना, यहां जो हमारा डायफ्राम है, यहां जो डायफ्राम है ये ऐसे डोम शेप है, ये इसे फ्लैट हो जाएगा। तो इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा इतना वॉल्यूम। और उसी तरह बेटा यहाँ पे जो ऐसे पसलियाँ लगी हुई हैं, ऐसे स्टर्नम में जुड़ी हुई है, ये पसलियाँ उठ के ऊपर की ओर आ जाएंगी, तो यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा diaphragm get flat by contraction, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लैट हो जाएगा। इसके फ्लैट होने से बेटा क्या होगा? हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम राइज, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ध्यान देना इस बात को, इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब बेटा यहाँ इनके बीच, पसलियों के बीच जो मसल्स लगी हुई है, जिसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बेटा अब क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इससे होगा क्या? होगा
एलिवेशन इन रिब्स, एलिवेशन इन रिब्स। इससे क्या होगा बेटा, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम राइज। डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ गया तो बेटा ओवरऑल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक केज राइज एंड pulmonary pressure decrease. Now air move forcefully from out to lung, बाहर से लंग की ओर फोर्सफुली जाएगी। ये तो आपकी बात हो गई बुक की। बट बेटा मुद्दा कहाँ आता है, सवाल कहाँ आता है, उसे हमें देखना है। कुछ जैसे हम लोग कहते हैं ना, बस ये एनसीईआरटी में इतना लिखा है, इतने सवाल आ जाएगा। नहीं बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएमटी ने कैसे कैसे सवाल दिए हैं, कैसे कैसे सवाल दिए हैं, और उसका सबूत है प्रीवियस ईयर हमारे पास। ध्यान देना इसको, अब मैं बताने चल रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। अब क्या होगा, अब एक चीज़ और बेटा, मैंने कहा कि हवा फोर्सफुली जाएगी, ठीक। अब आपको बता दें, आप लोगों ने बहुत देखा है कभी, वो जो ड्रॉप आता है बच्चों को दवा पिलाने के लिए, पहले हम लोग इंक वगैरह भरने के लिए यूज़ करते थे, वो ड्रॉप ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। इसको हम लोग ऐसे दबा लेते हैं, दबाने के बाद ऐसे लिक्विड में जब यहाँ डालते हैं, छोड़ते हैं, पूरी लिक्विड ऊपर चली जाती है। ऐसा देख रखे हो ना, ये क्यों, ये ऐसे दबाए रखते हैं, छोड़ते हैं तो शक करता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, शक करता है, होता है ना बेटा। उसी तरह जब हमारे इस थोरैसिक केस का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है, हवा अंदर जाती है, तो यहाँ से पीएमटी के एक सवाल याद रखना, मैमेलियन लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप, सक्शन पंप। एक सवाल तो यही आपको याद रखना है, सक्शन पंप, पहली चीज। अब एक अगला सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में मिलेगा, खूब भयंकर याद रखना, कि डायरेक्शन ऑफ या पाथ ऑफ इंस्पिरेटरी एयर। इंस्पिरेटरी एयर का पाथ क्या होता है बेटा? इंस्पिरेटरी एयर का पाथ होता है एक्सटर्नल नारिस, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, यहां, इसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहां जाएगा? लैरिंग्स, लैरिंग्स कहां जाएगा? विंड पाइप, ट्रैकिया जिसे कहते हैं, विंड पाइप से प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी से लंग्स। अब कभी कभी एग्जाम में लंग को हटा देता है, वो क्या करेगा? सेकेंडरी टर्सरी एल्वेलस। बेटा अब मैंने इसको लिखा है, क्यों लिखा है? अब मैंने कहा सवाल पीएमटी में आया है, कैसे है बता देता हूँ बेटा। पूछा जाता है करेक्ट पाथ ऑफ इंस्पिरेटरी एयर, हो गया। उस करेक्ट पाथ के बाद ये ऑप्शन देगा एक करेक्ट, उसके बाद आगे पीछे इनको करके 4 ऑप्शन बना दिया जाता है और आपको बताना होता है। एक सवाल और बनता है बेटा कि जो इंस्पिरेटरी एयर होता है उसके कंपोनेंट क्या है। बेटा ध्यान देना, अगर हम इसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन होता है लगभग 78.8 या 78.9%, ऑक्सीजन होता है 21% और CO2 होती है 0.03%, आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक। बस ये हमारा कंपोनेंट होता है किसका? इंस्पिरेशन। ये पूरा इंस्पिरेशन हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन में सबसे पहला पॉइंट, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड, लंग्स टू आउट, हो गया। अब इसमें होगा कैसे बेटा? इसमें वही कहानी जो हमने किया था, जो किया था। पहले क्या किया था हमने? डायफ्राम को फ्लैट किया था, तो अब डायफ्राम को जो यहाँ लाए हैं यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? रिलैक्सेशन या रिलैक्स ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन इन डायफ्राम, डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा और रिब्स रिटेन ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स रिटेन
ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पा जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केस डिक्लाइन एंड पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। और प्रेशर जैसे इंक्रीज बढ़ेगा बेटा, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करता है, किससे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, थोड़ा सा बढ़ेगा हवा बाहर चला जाएगा। अब इसी की वजह से क्या होगा, एयर मूव कर जाएगा। ये हो गई बात। अब बेटा अगली चीज ये है कि दोनों के लिए एक कॉमन सी बात, जो हमारा इंस्पिरेशन है या ब्रीथिंग है, इसमें एक एडिशनल सपोर्ट देता है, यहाँ वहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, वो होता है एब्डोमिनल मसल। इसको मैं पिछले चैप्टर में बताया हूँ। एब्डोमिनल मसल ये क्या करता है, ऐड ऑन करता है इंस्पिरेशन को। क्या करता है? ऐड ऑन करता है, बढ़ाता है। हेल्प इन इंस्पिरेशन, हेल्प इन एडिशनल इंस्पिरेशन कर सकते हो, हेल्प इन इंस्पिरेशन, एब्डोमिनल मसल। ध्यान देना इस बात को बेटा, ध्यान देना। अब क्या है कि इसका पाथ, हमें इसका पाथ लिखना। इसका पाथ क्या होता है? जब हमने इंस्पिरेशन का लिखा है तो एक्सप्रेशन का भी लिख सकते हैं। ये उल्टा चलेगा, लंग से कहाँ आएगा? प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी से कहाँ आएगा? देखो उल्टा हो, विंड पाइप से कहाँ जाएगा? लैरिंग्स से कहाँ आएगा? फेरिंग्स से कहाँ जाएगा? नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी लिख लो। नेजल कैविटी से कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल नैरिस, इससे कहाँ जाएगा? आउट, बाहर चला जाएगा। अब सवाल है कि जब बाहर निकलेगा, क्या उसमें निकलने वाले हवा का मिक्सचर इतना ही होगा, कंपोनेंट यही होगा? हम देख लेते हैं। एक्सपिरेटरी एयर का कंपोनेंट होगा नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 16 to 17%, CO2 4 to 5%। हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर आपने ऐसा क्या बता दिया कि आप कह रहे थे सवाल ये पूछता है, वो पूछता है, वो पूछता है। मैं बता रहा हूँ बेटा क्या मैंने क्या बता दिया। मैं जो बताने चल रहा हूँ उससे अब सीरियस होकर देखना। AIPMT 2010, मैं सीधे डेट के साथ आपको बता रहा हूँ। AIPMT जिसे आजकल नीट कहते हो, इसे आजकल आप नीट बोलते हो। AIPMT 2010 का पहले प्री और मेंस भी होता था ना, ये प्री का आया हुआ एक सवाल है। सवाल क्या आया है देखना। सवाल आया हुआ था बेटा, देखो सारा डेटा आपके सामने है। सवाल आया हुआ था कि सुनना, सवाल को सीरियस होकर सुनना वरना सवाल को पकड़ नहीं पाओगे। इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का फिर से सुनना, इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना % भाग ब्लड में चला जाता है? सवाल को सुनना। विच पार्ट ऑफ इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन मूव टू ब्लड? इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना भाग ब्लड में चला जाता है? ध्यान देना। अब डेटा आपके सामने है। ये इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन है, वो एक्सपिरेटरी है। आप जोड़ घटा के जो निकालना चाहो निकाल लो। पूछा गया है इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का, ये 21% है 21.0। इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का आप यहाँ 21.0 है देखना। इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना % भाग ब्लड में चला जाता है? इंस्पिरेटरी 21% है, एक्सपिरेटरी 16 से 17% है। आप जोड़ घटा के जो आंसर बताना चाहो बता सकते हो, लेकिन पहले ऑप्शन देख लो। ABCD 4 ऑप्शन है, आपको इसमें आंसर बताना है। 4 to 5%, 40 to 45%,
20 to 25% और 20 to नहीं 20 नहीं था, ये 30 to 35%। ये आपके पास सवाल है, ये आपके पास सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं बेटा, उस साल 2 सवाल आया था, एक यहाँ से आया था, इसी चैप्टर से 2 था, एक ये था, एक आगे जब फिजियोलॉजी में और आगे जाएंगे डिफ्यूजन वगैरह में वहाँ मिलेगा। ठीक, तो इसको आप बताओ और आप हमें चाहे कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर जब असाइनमेंट जाएगा उस दौरान बता देना। तो बेटा ध्यान देना ये, और एक चीज़ और, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं जो बताने चल रहा हूँ, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा 2 वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है कि इन द केस ऑफ मेल ह्यूमन इंस्पिरेशन ब्रीथिंग इज एब्डोमिनल। जैसे देखना बेटा, अगर कोई मेल है जब सांस लेता है लेटा हुआ है, देखो मैंने डीप ब्रीथ किया, मैं वैसे नॉर्मल सांस लूँ, देखना मेरा पेट ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक, इसका मतलब मेल के केस में, मेल ह्यूमन के केस में होता है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ब्रीथ। लेकिन बेटा फीमेल ह्यूमन के केस में होता है थोरैसिक ब्रीथ, थोरैसिक ब्रीथिंग होती है। फीमेल के केस में बेटा देखना, जब ब्रीथ करती हैं तो उनका एब्डोमेन अप डाउन नहीं करता, उनका चेस्ट का रीजन मूव करता है, और मेल के केस में एब्डोमेन का रीजन मूव करता है। इसलिए मेल के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमारे में 100%, हमारे 75% जो पूरा होता है इसका 75% होता है। इसलिए मेल के केस में हम एब्डोमिनल ब्रीथ कंसीडर करते हैं, फीमेल केस में थोरैसिक ब्रीथिंग करते हैं। बेटा ध्यान देना, ये ब्रीथिंग की बात हुई। और एक बात ध्यान देना, ब्रीथिंग के दौरान कितना वॉल्यूम एयर मूव करता है, वो एयर कितना वॉल्यूम मूव करता है, दैट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। बेटा ये कहानी हो गई हमारी ब्रीथिंग की, लेकिन इस पे सवाल क्या क्या बनते हैं। मैं आपको असाइनमेंट तो डालूंगा, एक सवाल तो ये करना है, आप हमें बताना, चाहे आप कमेंट बॉक्स में डालना या व्हाट्सएप पे डालना। दूसरा, अगर आपका ये डायफ्राम पंक्चर कर दिया जाए, पंक्चर मतलब छेद कर दिया जाए, तो आपके ब्रीथिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी सवाल है। एक सवाल है, अगर हम रिब्स को यहाँ ड्रिल कर दें, अरे भाई इंसान मर जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं सवाल में ड्रिल कर दें, तो ब्रीथिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब इसको ढंग से पढ़ेंगे, सुनेंगे लेक्चर को एक आध बार और भेजे हुए असाइनमेंट को करेंगे, तब जाके हो पाएगा बेटा। ठीक, हो गया हमारा इंस्पिरेशन। इसके आगे के टॉपिक के लिए हम कल मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।